नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विसप्रोट डेटाबेस का पार्ट 2। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बात करते हैं लेक्चर के पीडीएफ की, वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, और चैनल का नाम है जी अकेडमी हिंदी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ में आपको पूरे लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी साथ साथ देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जाके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस। कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटाबेस किस तरीके से काम करता है, क्या क्या खूबियां हैं इस डेटाबेस की। पहले पॉइंट में बोला जा रहा है ईच एंट्री इन द डेटाबेस इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफायर कोड, जिसको हम जनरली एक्सेशन नंबर के तौर से भी समझते हैं। जायज सी बात है, जैसा कि हमने यूनिप्रोट में पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है। किसी भी एंट्री को, अब एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्रोटीन का सीक्वेंस है, क्योंकि स्विसप्रोट इज अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। तो किसी भी एंट्री को स्विसप्रोट डेटाबेस में जमा करेंगे या डिपॉजिट सबमिट करेंगे तो सबमिट करते समय एक यूनिक आइडेंटिफायर कोड असाइन किया जाता है इस स्पेसिफिक एंट्री को, जिसके द्वारा इस एंट्री को हम ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं डेटाबेस में। और भी इसके कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि अगर ऑनलाइन कंप्यूटेशन करवाना हो हमें डेटाबेस में या ऑनलाइन सर्वर पे, तो एक्सेशन नंबर या यूनिक आइडेंटिफायर कोड के थ्रू ही हम करवा सकते हैं। और भी कई सारे फायदे होते हैं इसके। और एक्सेशन नंबर का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, सबसे पहले एनसीबीआई के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस डेटाबेस डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम अदर डेटाबेसेस बाय एनोटेशन, मिनिमल रिडंडेंसी और इंटीग्रेशन विद अदर डेटाबेसेस। इन तीनों पॉइंट को विस्तार में समझते हैं एक एक करके। तो भाई सबसे पहले है एनोटेशन। एनोटेशन में इस तरीके से हमें समझना है कि स्विसप्रोट में जो एंट्रीज हैं वो किस तरीके से एनोटेट की जाती हैं। टू टाइप्स ऑफ डेटा इज डिस्टिंग्विश्ड। अब डेटा जो होता है या एंट्री जो होती है वो दो तरीके से डिस्टिंग्विश की जाती है। सबसे पहला है कोर डेटा। कोर डेटा एक बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एंट्री के बारे में, किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस के बारे में, उसे हम कोर डेटा में क्लासिफाई करते हैं। दूसरा जो हमारा मेन होता है वो होता है एनोटेशन, जहाँ पे बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं किसी भी प्रोटीन के, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर डेटा की। किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस में कोर डेटा क्या हो सकता है? इन एनी सीक्वेंस एंट्री इन स्विसप्रोट, किसी भी स्विसप्रोट की एंट्री के अंदर अगर कोर डेटा की हम बात करें तो वो क्या होगा? सीक्वेंस का डेटा होगा। सीक्वेंस डेटा का मतलब यह है कि अमीनो एसिड के कोड्स होंगे उसमें, प्रोटीन के सीक्वेंस में। साइटेशन इंफॉर्मेशन हो सकती है या टैक्सोनॉमिक डेटा हो सकता है। साइटेशन इंफॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि वो सीक्वेंस कहाँ से आया है, कौन से रिसर्च पेपर से आया है, किसके द्वारा साइट किया गया है। तो ये लिटरेचर की जनरली जो इन्फॉर्मेशन होती है इसे हम साइटेशन इंफॉर्मेशन में ही गिना करते हैं। टैक्सोनॉमिक डेटा का मतलब ये है कि कौन सी स्पीशीज का है, कहाँ से आइसोलेट किया गया है। तो दीज थिंग्स कम्स इनटू टैक्सोनॉमिक डेटा। अब बात कर लेते हैं एनोटेशन की। एनोटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस को हम लेबल कर देते हैं जो कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है। तो एनोटेशन किस किस तरीके से किया जाता है, या एनोटेशन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है एनोटेशन में, उनको देखते हैं। तो एनोटेशन कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन के फंक्शन का अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो उसे हम एनोटेशन में काउंट करेंगे। अगर किसी भी प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फॉस्फोरिलेशन है, एसिटाइलेशन है, कार्बोक्सिलेशन है, तो ये सब चीज़ें किस में इंक्लूड होंगी? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में। तो ये भी किसका पार्ट है? एक एनोटेशन का ही पार्ट है। तीसरी चीज है डोमेन और साइट्स। किसी भी प्रोटीन के जो डोमेन्स होंगे या उसकी साइट्स होंगी, बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट्स। तो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम बाइंडिंग रीजन्स भी हो सकते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट्स हो सकती है, नॉर्मल बाइंडिंग साइट्स हो सकती है, एलोस्टेरिक साइट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एनोटेशन के ही पार्ट में आएगी, लेकिन किस में आएगी? डोमेन्स एंड साइट्स में। क्लियर? अगला जो एनोटेशन का जो पार्ट है वो क्या हो सकता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उस प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसका कैसा है? अल्फा हेलिक्स हो सकता है, बीटा शीट्स हो सकता है। बीटा शीट्स में हमारे पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल हो गए,
अगला हो सकता है उसका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कैसा है, होमोडाइमर है, हेक्टरोडाइमर है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में सबसे पॉपुलर कौन सा है हमारा, हीमोग्लोबिन। ये जनरल तौर पे मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन एनोटेशन को मेंशन करते टाइम हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी कभी कभी लेबल करते हैं। डिजीज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन, कौन कौन सी डिजीज एसोसिएट करती हैं उस स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंस से, या तो उस प्रोटीन सीक्वेंस में अगर कोई अमीनो एसिड का स्ट्रेच है वो मिसिंग हो जाता है तो उससे क्या क्या डिजीज हो सकती है, तो ये भी एनोटेशन में ही आता है। तो इस पोर्शन को हम क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे। क्लियर। अब आते हैं मिनिमल रिडंडेंसी, ये सेकेंड पार्ट था जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। सिंस मेनी सीक्वेंस डेटाबेस कंटेन्स सेपरेट एंट्रीज विच करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट लिटरेचर रिपोर्ट, हेंस स्विस्प्रोट मर्ज ऑल दिस डेटा टू मिनिमाइज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए स्विस्प्रोट क्या करता है, इसे ध्यान से समझो। सपोज कीजिए डेटाबेस ए है, ये प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है मान लीजिए, और ये दूसरा डेटाबेस है कोई, ये भी एक प्रोटीन डेटाबेस है। अब इन दोनों डेटाबेस में सेम प्रोटीन एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटीन एक्स या यहाँ पे भी प्रोटीन एक्स। अब इसे ऐसे समझना है कि इस डेटाबेस ने जो डेटा उठाया है वो अलग लिटरेचर से उठाया है L1 से, इसने जो डेटा उठाया है वो अलग लिटरेचर से उठाया है जिसको हम L2 कह रहे हैं। अब हमें ये तो पता है कि ये दोनों प्रोटीन सेम है, तो स्विस्प्रोट जब इन दोनों डेटाबेस से डेटा को उठाएगा तो क्या करेगा, वो इन्हें मर्ज कर देगा और एक फाइनल सिंगल एंट्री बना देगा। अब इस सिंगल एंट्री से आप जितनी भी लिटरेचर की इंफॉर्मेशन है वो एक ही सीक्वेंस में दोनों की एक्सेस कर सकते हैं, और इसी के द्वारा क्या होगा, इससे रिडंडेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, रिपीटिशन भी कम हो जाएगा। क्लियर। इंटीग्रेशन विथ अदर डेटाबेसेस, जायज सी बात है एक डेटाबेस कई सारे डेटाबेसेस से क्या है, लिंक है। इसको हम क्रॉस रेफरेंस, सही वर्ड है जो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज करते हैं। जनरली इन्वॉल्व्स क्रॉस रेफरेंसेस या क्रॉस रेफरेंसिंग प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स टू इंफॉर्मेशन। जायज सी बात है एक लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो अगले डेटाबेस में पहुंच जाते हैं, इस डेटाबेस में किसी लिंक को क्लिक करेंगे तो अगले डेटाबेस में पहुंच जाएंगे, तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंसिंग की जाती है। अब बात कर लेते हैं ट्रेम्बल सेक्शन के बारे में। ट्रेम्बल सेक्शन मैंने आपको यूनिप्रॉट में भी विस्तार में समझाया है, वहाँ पे भी आप जाके इसे समझ सकते हैं, लेकिन ऑल्दो स्विस्प्रोट में हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है तो इसलिए ब्रीफली इसे समझेंगे। ट्रेम्बल का सही मतलब क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी फॉर्म्ड इन 1996 एट EMBL EBI। 1996 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड डेटा फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम जीनोम प्रोजेक्ट्स। इसको बनाया इसलिए गया था क्योंकि जीनोम प्रोजेक्ट से जिस स्पीड से डेटा प्रोड्यूस हो रहा था उसको संभालने के लिए, उसको एनोटेट करने के लिए एक सर्वर की जरूरत पड़ी थी, एक डेटाबेस की जरूरत पड़ी थी। तो वो कौन सा डेटाबेस था, ट्रेम्बल सेक्शन है। क्लियर। कंटेन्स हाई क्वालिटी कंप्यूटेशनली एनालाइज्ड रिकॉर्ड्स। तो ट्रेम्बल सेक्शन के अंदर जो डेटा आता है उसको कंप्यूटेशनली एनालाइज किया जाता है कंप्यूटेशनल टूल्स के द्वारा। डेटा इन दिस सेक्शन इज अनरिव्यूड। जो डेटा ट्रेम्बल सेक्शन में प्रेजेंट है उसको इंसानों के द्वारा रिव्यू नहीं किया गया, वो क्या है, कंप्यूटेशनली रिव्यूड है, मतलब किसी सर्वर के द्वारा या किसी टूल के द्वारा क्या करा गया है, रिव्यू किया गया है। क्लियर। डेटा इज ऑटोमेटिकली एनोटेटेड एंड क्लासिफाइड। जो ट्रेम्बल सेक्शन के अंदर डेटा है जैसे कि मैंने बताया उसे कंप्यूटेशनली क्या करा गया है, एनोटेट किया गया है और कंप्यूटेशनली क्लासिफाई किया गया है। अब इसके नुकसान भी होते हैं, इसके कई फायदे भी होते हैं। फायदा ये है कि आपको इंस्टेंट कोई चीज़ चाहिए, इंस्टेंट अगर एनोटेशन चाहिए तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन इसमें घाटा क्या है, एरर के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर। करेंटली इज अ पार्ट ऑफ यूनिप्रॉट नॉलेज बेस डेटाबेस। यूनिप्रॉट नॉलेज बेस यूनिप्रॉट डेटाबेस का सेंट्रल कंपोनेंट है और ट्रेम्बल सेक्शन यूनिप्रॉट नॉलेज बेस का एक पार्ट है, जिसको आज के टाइम में हम किस नाम से पुकारते हैं, यूनिप्रॉट नॉलेज बेस ट्रेम्बल। क्लियर। सोर्स ऑफ डेटा फॉर स्विस्प्रोट। ट्रेम्बल सेक्शन को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्या है, एक सोर्स है किसका, स्विस्प्रोट डेटाबेस का, या स्विस्प्रोट जो डेटा उठाता है वो ट्रेम्बल सेक्शन से उठाता है। डेटा प्रोड्यूस्ड इज स्प्लिट इनटू 2 सेक्शंस।
अब ट्रेम्बल सेक्शन में जो डेटा प्रेजेंट है वो सारा डेटा नहीं उठाता स्विस्प्रोट। उस डेटा को भी दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है SP ट्रेम्बल, दूसरा है REM ट्रेम्बल। तो जो SP ट्रेम्बल का डेटा है ट्रेम्बल सेक्शन के अंदर, वहां से क्या करता है स्विस्प्रोट डेटा उठाता है। और जो REM का मतलब है रिमेनिंग जो प्रोटीन के सीक्वेंसेस है या रिमेनिंग एंट्रीज है ट्रेम्बल सेक्शन में, वो एज इट इज रहती हैं। क्लियर? इन दोनों को आगे समझते हैं थोड़ा विस्तार में। तो SP ट्रेम्बल का मतलब क्या है? स्विस्प्रोट ट्रांसलेशन ऑफ यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। SP ट्रेम्बल का जो सेक्शन है या ट्रेम्बल का SP वाला जो सेक्शन है, उसमें जो एंट्रीज हैं वो एज अ डेटा सोर्स हैं स्विस्प्रोट डेटाबेस के लिए। या तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जो SP वाला पोर्शन है ट्रेम्बल सेक्शन का, वहां से स्विस्प्रोट क्या करता है, डेटा उठाता है और अपने अंदर मैनुअली रिव्यू करके, मैनुअली एनोटेट, मैनुअली वेरीफाई, मैनुअली वैलिडेट करके उसको हर एक तरीके से क्या करा जाता है, स्विस्प्रोट में स्टोर किया जाता है। दूसरा जो पोर्शन है वो कौन सा है? REM मतलब रिमेनिंग ट्रेम्बल, मतलब ट्रेम्बल का वो पोर्शन जहां से स्विस्प्रोट डेटा नहीं उठाता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिमेनिंग ट्रेम्बल सेक्शन ऑफ यूनिप्रोट नॉलेज बेस ट्रेम्बल। एंट्रीज विच आर नॉट यूज्ड एज अ डेटा सोर्स फॉर स्विस्प्रोट यहाँ से डेटा नहीं उठाता, तो सिंपल सी बात है, ये रिमेनिंग वाला पोर्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फाइनल इस पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कंप्लीट लेक्चर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जी अकेडमी हिंदी जिस चैनल का नाम है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लेक्चर PDF में आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कंप्लीट लेक्चर का PDF है जो कि प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है, खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो BSc कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और बायोइन्फॉर्मेटिक्स समझ रहे हैं उनके लिए भी, और एंट्रेंस के लिए भी आपको MCQ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।